गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं बेटा? आई एम श्योर सभी अच्छे होंगे। चलो तो चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक देखो बेटा, मैंने क्या बताया आपको वो थोड़ा सा एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दो मुझे। क्या पढ़ा हमने? केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज पढ़े और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अब इन्हीं केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा जो मोटो है उन्हीं क्वेश्चन को करने का है। ओके, तो फटाफट से आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और हाँ, अगर अभी पीछे के 2 लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किए तो उनको रिवाइज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ओपन कीजिए, पहला लेक्चर देखिए, देन उसके बाद दूसरा लेक्चर देखिए। और अगर आपने एक बार देख रखा है तो कोई इशू नहीं है, आप अपने नोट्स एक बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन करते समय जब मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँ तो आपको भी लगे हाँ ये तो हमें आता है, हमने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ, आपको इधर साइड में मैं लिख दूंगा। तो फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है बेटा, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with the 6 gram of acetic acid. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. So that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. बेसिकली आपको एक केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया है और वो रिएक्शन को आपको ये प्रूव करना है कि हाँ ये जो रिएक्शन हो रही है एक्चुअली में कंजर्वेशन ऑफ मास से एग्री कर रही है, ठीक है? रिएक्शन क्या है बेटा? वो रिएक्शन में यहाँ पे एक बार फटाफट से नोट कर देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ओके, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बेटा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई गई है? रिएक्ट कर रहा है ये आपका वाटर के साथ में, सॉरी एसिटिक एसिड के साथ में, यानी कि CH3COOH। दिस इज योर एसिटिक एसिड। अब इनकी रिएक्शन से मिल क्या आ रहा है, हमें मिल क्या आ रहा है बेटा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, हमें सोडियम एसीटेट मिल रहा है, ठीक है, यानी कि CH3COONA प्लस क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमें? नेक्स्ट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एंड देन प्लस वी गेट वाटर। फाइनली हमें क्या मिल रहा है? वाटर। ओके, अच्छा इनका अमाउंट दिया गया है। अमाउंट देखो क्या दिया गया है, जो आपको रिएक्शन में 5.3 ग्राम दिया गया है सोडियम एसीटेट, यानी कि इसका अमाउंट कितना है? 5.3 ग्राम। ओके, किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है? 6 ग्राम एसिटिक एसिड, इसका वेट कितना है? 6 ग्राम है। ओके, देन उसके बाद प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 कितना है? 2.2 ग्राम। ओके, वाटर आपको कितना मिल रहा है? वाटर मिल रहा है 0.9 ग्राम। 0.9 ग्राम आपको यहाँ पे वाटर मिल रहा है। देन उसके बाद आपको मिल रहा है 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। ये कितना मिल रहा है? 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट। अब ये रिएक्शन आपके सामने, अब आपको इसमें प्रूफ क्या करना है बेटा? प्रूफ ये करना है कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअली में क्या ये मास ऑफ कंजर्वेशन से एग्री कर रही है। यानी कि मास ऑफ कंजर्वेशन क्या था बेटा? मास ऑफ कंजर्वेशन ये था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट क्या होता है बेटा? ये एरो के जो इस साइड में लिखे हुए जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सभी क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। तो ये आपके क्या हो गए? रिएक्टेंट। और एरो के दूसरे साइड में जो लिखा होता है कंपाउंड, उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो यानी कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है, दोनों का मास अगर इक्वल है तो ये जो रिएक्शन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड, टोटल इसका मास कितना होगा? यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा ये आपका 11.3 ग्राम। ओके, रिएक्टेंट का मास कितना है यहाँ पे? 11.3 ग्राम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है बेटा? 11.3 ग्राम। अब क्या देखेंगे हम? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है वो देख लेते हैं। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा भाई? यहाँ पे देखो, ये है आपका 8.2 ग्राम और ये है 2.2 ग्राम, यानी कि ये हो गया 10.4 ग्राम। और प्लस इसमें आपको क्या करना है? 9 ग्राम ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा आपका? 10 और 1 11 और 9 और 4 13, ये आपका हो गया 11, ठीक है? ओवरऑल प्रोडक्ट कितना वेट आया?
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये कितना बेटा है आपका, ये भी आया आपका 11.3 ग्राम। ओके, तो आप इन सभी को मास को ऐड करके देख लेना, यही आएगा। ठीक, इतनी बात है आपको कन्फर्म है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बेटा, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence these observation agreement with, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, agreement with law of conservation of mass। ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कुछ भी डाउट है बस आपको सिर्फ क्या रखना है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मास को कोई भी केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है तो रिएक्टेंट साइड का मास इज इक्वल टू होगा मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ओके, दोनों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मास और इज इक्वल टू ये मास, दोनों का मास क्या है, बराबर है, मतलब ये लॉ सही है और ये जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। ओके, चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नोट करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, वो देखते हैं फटाफट से। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, 1:8 में। ठीक है, बाई मास। ओके, टू फॉर्म वाटर, और क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या है, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस। अब आपसे पूछा है व्हाट मास, आप उधर साइड में क्वेश्चन लिखा वहाँ पे देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। अब आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि अब हाइड्रोजन गैस कितना है बेटा, हाइड्रोजन गैस है अगर आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज हो रहा है तो उस समय वाटर जो ऑक्सीजन है वो कितना ग्राम यूज हो रहा है, 8 ग्राम। ठीक है, ये आपको दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज होगा तो 8 ग्राम क्या यूज होगा, ऑक्सीजन यूज होगा। ओके, अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम है तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा। अगर हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3 ग्राम है, तो कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए। तो अब सिंपल सा देखो, जब 8 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन कितना है बेटा, 1 ग्राम है। ऑब्वियस सी बात है अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का रेशियो भी बढ़कर कितना हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 ग्राम ऑक्सीजन will require to completely react with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात समझ में आ रही। अरे यार देखो, जब क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 8 ग्राम लग रहा है। अगर हाइड्रोजन 3 ग्राम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, 24 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट भी क्या हो रहा है, 3 टाइम बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का भी क्या होगा, 3 टाइम बढ़ जाएगा। इतने बात तो समझ में आ गया। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। नोट करना चाहो तो इसमें नोट कर लो, ये सिर्फ आपको लिखना है, 24 ग्राम ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। कितने ग्राम, वो भी 3 ग्राम। चलो नेक्स्ट क्या है अपना भाई, which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass। आपको बताना है कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है उसमें से कौन सा पॉस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से सेटिस्फाई होता है या उसके जैसा या उसको प्रूफ करता है। ठीक है, तो देखो बेटा, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिगार्डिंग क्या है कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी में एक पॉस्टुलेट दिया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर हम एटम को ना क्रिएट कर पा रहे हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, मतलब एटम का ही मास होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कहाँ से आएगा, एटम से ही तो आएगा। जो एटम का मास होगा वही की रिएक्शन में मास आएगा। तो अगर एटम को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मतलब मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉस्टुलेट होगा द एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये पॉस्टुलेट है, आपको एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा पॉस्टुलेट नंबर 3 में, सॉरी 1st में ही। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये आप ये पोस्टुलेट है। तो पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 4, व्हिच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन, उसी लॉ को जिसने जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, ठीक है। तो डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट है जो पर्टिकुलर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को या डेफिनिट प्रोपोर्शन लॉ को प्रूव करता है, ठीक है। तो बेटा देखो डाल्टन ने एक बात बोली थी कि एक्चुअली में किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो मास रेशियो है वो क्या होगा, फिक्स होगा। और यही बात क्या थी, यही थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन की लॉ। तो यहाँ पे डाल्टन का पोस्टुलेट जो है वो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर का 4 का जो आंसर है, द रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। ओके, तो इसका मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड का जो रिलेटिव नंबर होगा, रिलेटिव नंबर का मतलब कि जितने नंबर में वो होगा, और काइंड ऑफ एटम, एटम का जो काइंड है यानी कि एटम का जो टाइप है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यही क्या बता रहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ बता रहा था। उसके हिसाब से क्या था कि किसी भी कंपाउंड में जो रेशियो होगा, मास रेशियो होगा एटम का, वो क्या होगा, फिक्स होगा। और वही बात आपका डाल्टन का ये वाला पोस्टुलेट दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके 4 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के इंटरनल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। बट कभी अगर आपसे कोई पूछ लिया जाता तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने आज बेसिकली क्या कवर किया, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो थे, और कुछ क्वेश्चन थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा एटम्स के बारे में, एटम्स के सिंबल के बारे में जानकारी लेंगे, पुराने ज़माने में कैसे सिंबल यूज हुआ करते थे, ठीक है, उनकी नेमिंग कैसे की गई, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए ये 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम श्योर आपको सारी बातें समझ में आ गई, छोटे छोटे से तो क्वेश्चन थे यार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।